हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, धातु और अधातु, यानी मेटल एंड नॉन मेटल। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको समझाए थे धातु कर्म का जो दूसरा प्रोसेस है उसके बारे में, यानी सांद्रित अयस्कों को धातु के ऑक्साइड के रूप में कैसे बदलेंगे। और आज के क्लास में हम आपको बताने वाले हैं धातु के ऑक्साइड को अवकृत करके उससे धातु कैसे प्राप्त किया जाएगा, यानी अवकरण के प्रक्रिया के फलस्वरूप धातु के ऑक्साइड से धातुओं की प्राप्ति कैसे हम लोग करते हैं, इसको हम आज के वीडियो में समझाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा 1 मिनट भी नहीं लगेगा चर्चा करेंगे कुछ पिछले वीडियोज के कॉन्सेप्ट पे। हम आपको बताए थे धातु कर्म क्या होता है। धातु कर्म का मतलब होता है कि अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण करना, निकालना और उसका शोधन करना ताकि हमारे उपयोग के लायक बन सके, उस प्रक्रिया को हम धातु कर्म कहते हैं। और धातु कर्म के अंतर्गत 4 चरण को शामिल किया जाता है, जिसमें सबसे पहला स्टेप है अयस्कों का सांद्रण, यानी अयस्कों में कुछ जो अशुद्धियां शामिल रहती है, जो अपद्रव्य शामिल रहते हैं, उसको अयस्कों से दूर करने की जो प्रोसेस है उसको अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। अयस्कों का सांद्रण की कौन कौन सी विधियां हैं इसके बारे में भी हम पिछले वीडियो में बताए थे। और जब अयस्कों का सांद्रण हो जाता है तो फिर सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड के रूप में बदला जाता है, और इस काम के लिए निस्तापन और वर्जन नामक 2 प्रक्रियाएं करनी पड़ती है। तो इन दोनों पॉइंट्स को, ये दोनों जो चरण है, इसको अलग अलग 2 वीडियोज में हम समझाए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम तीसरे चरण की बात करने वाले हैं, यानी धातु के ऑक्साइड अगर प्राप्त हो गया तो उस ऑक्साइड से धातु को कैसे हम लोग निकाल पाएंगे, इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए, इसके लिए अवकरण की प्रक्रिया करनी पड़ती है, यानी धातु के ऑक्साइड को अवकृत करना पड़ता है। और हम आपको समझाई थे कि अवकरण की प्रक्रिया का मतलब क्या होता है। देखिए, अवकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। मतलब जब किसी भी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन होगा, यानी ऑक्सीजन जब बाहर निकलेगा ना, तो वैसी प्रक्रिया को अवकरण कहा जाता है। और अवकरण की प्रक्रिया करके धातु के ऑक्साइड से धातु को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। और ये जो अवकरण की प्रक्रिया है, यानी धातुओं को ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए, ये अलग अलग धातु के ऑक्साइड के लिए अलग अलग प्रकार से की जाती है। जैसे कुछ धातुएं जो क्रियाशीलता समूह में नीचे की ओर है, यानी अगर क्रियाशीलता समूह के अनुसार देखा जाए तो क्रियाशीलता समूह में कुछ धातुएं जो नीचे की ओर है, ठीक है, यानी जो कम क्रियाशील धातु है उसका अवकरण उष्मा के द्वारा ही कर दिया जाता है, यानी केवल हीट के द्वारा। केवल थोड़ा सा आप गर्म करेंगे ना तो उसका अवकरण हो जाएगा, यानी उस धातु के ऑक्साइड का, वहां से ऑक्सीजन निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम आपको एग्जाम्पल एक समझाते हैं। जैसे हम बात करते हैं HGS। ये HGS जानते हैं क्या है? ये मर्क्यूरस सल्फाइड है। ये रियल में मरकरी जो धातु होता है, पारा धातु, उसका अयस्क है। तो इस अयस्क को, ये सल्फाइड अयस्क है, इस अयस्क को अगर धातु के ऑक्साइड के रूप में बदलना है तो इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करना पड़ेगा, यानी इसका भर्जन करना पड़ेगा। ये हम पिछले वीडियो में ही बताए थे। तो जब आप इसका भर्जन करेंगे ना, तो देखिए इससे क्या होगा कि HGO की प्राप्ति होगा, यानी मर्क्यूरस ऑक्साइड का यहाँ से, और फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगा। हालांकि ये संतुलित नहीं है, संतुलित करने के लिए यहाँ पे इसके मॉलिक्यूल्स की संख्या जो है बढ़ाना पड़ेगा आपको, ऐसे, ठीक है। तो ये देखिए 2HGO की प्राप्ति हुआ है, यानी ये जो मर्क्यूरस ऑक्साइड है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको केवल हीट करेंगे, यानी इसको उष्मा देंगे। तो जैसे ही इसको हीट देंगे, उष्मा देंगे, यानी केवल गर्म करेंगे, तो ये अवकृत हो जाएगा, यानी इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। तो ये मरकरी धातु अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन इससे मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार मरकरी यानी पारा धातु की प्राप्ति किया जाता है केवल उष्मा द्वारा ही अवकृत करके, ठीक है। लेकिन दूसरा देखिए, दूसरा क्या है प्रोसेस, कार्बन द्वारा अवकरण, यानी रिडक्शन बाई कार्बन। और इसमें क्या होता है कि देखिए, जो क्रियाशीलता समूह में मध्य में है, यानी ऐसी धातुओं के लिए ये तरीका अपनाया जाता है जो क्रियाशीलता समूह में बीच में आते हैं, मध्य में आते हैं, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए कि जिंक है, तो जिंक ऑक्साइड है। जैसे जिंक सल्फाइड, जिंक का जो सल्फाइड अयस्क होता है उसका भर्जन करने के बाद जिंक ऑक्साइड प्राप्त होगा। और जिंक ऑक्साइड को, अगर जिंक ऑक्साइड से जिंक की प्राप्ति करनी है ना, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई इसको कार्बन यानी कोयले के चूर्ण के साथ इसको मिलाकर और तब गर्म कीजिए। यानी जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ मिलाकर जब हम गर्म करेंगे तो ये जिंक धातु अलग हो जाएगा, और ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करेगा।
जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहाँ से मुक्त होगा। यानी इस धातु के ऑक्साइड से अगर धातु का निष्कर्षण करना था तो हम कार्बन के यानी कोयले के चूर्ण के साथ इसको मिलाकर तब गर्म किए तो धातु प्राप्त हुआ और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निर्मित हुआ यहाँ से। अब मान लीजिए कि आयरन का ही ऑक्साइड प्राप्त हुआ है और इस आयरन के ऑक्साइड से हमें क्या करना है कि इससे हमें मतलब धातु की प्राप्ति करना है, तो इसको भी कोयला के चूर्ण के साथ मिलाकर गर्म करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये जो आयरन धातु है ये अलग हो जाएगा और यहां से भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण होगा। तो कार्बन के द्वारा भी अवकरण इस प्रकार किया जाता है वैसी धातुओं का जो क्रियाशीलता समूह में मध्य में आते हैं। लेकिन अब देखिए वैसी धातुएं जो क्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर की ओर है, यानी जो क्रियाशीलता समूह में सबसे ऊपर है, जो सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु माने जाते हैं, वैसी धातुओं के लिए कौन सा उपाय करेंगे? तो वैसी धातुओं का अवकरण जो वैद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट जो रिएक्शन होता है उसके द्वारा उसका रिडक्शन किया जाता है। इसका भी एग्जाम्पल हम देंगे तब जाकर पूरा क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड का ही, तो सोडियम क्लोराइड वास्तव में सोडियम धातु को प्राप्त करना है इस अयस्क के द्वारा, तो इसका वैद्युत अपघटन करना पड़ेगा भाई। पहले इसको द्रवित अवस्था में बदलिए, अगर ये द्रवित अवस्था में चेंज हो गया तो फिर इसका वैद्युत अपघटन करिए और देखिए वैद्युत अपघटन हम उसी तत्व का करेंगे जो अधिक क्रियाशील होगा, जैसे सोडियम है। तो इससे होगा क्या कि ये जो सोडियम धातु है ये कैथोड पर मुक्त हो जाएगा, ठीक है, और ये जो क्लोरीन गैस है ये एनोड पर मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार अधिक क्रियाशील धातु का वैद्युत अपघटन किया जाता है। अब मान लीजिए कि हम बात करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का, तो मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम भी काफ़ी अधिक क्रियाशील धातु होता है और इसको भी हम पहले क्या करेंगे कि पहले द्रवित अवस्था में चेंज करेंगे और द्रवित अवस्था में बदलने के बाद जब इसका वैद्युत अपघटन किया जाएगा तो उसके फलस्वरूप देखा ये जाएगा कि वैद्युत अपघटन करने पर ये जो मैग्नीशियम धातु है यह मैग्नीशियम आयन के रूप में ये होगा क्या कि मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर आपको पता चलेगा ये 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, यानी यहाँ पे प्लस चार्ज तो बनेगा ही और चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया इसलिए यहाँ 2 भी हम लिख दिए हैं। तो ये जो मैग्नीशियम धातु है ये कैथोड पर मुक्त हो जाएगा और ये क्लोरीन का दो परमाणु है, तो यानी क्लोरीन का 2 परमाणु है तो यहाँ पे हम 2 को शो करेंगे और ये ऋणायन का निर्माण करता है, तो ये जो क्लोरीन गैस है ये एनोड पर मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार मैग्नीशियम क्लोराइड से भी अगर हमें धातु को प्राप्त करना था तो इसके लिए भी हम क्या किए, इसका वैद्युत अपघटन किए। या देखिए चाहे वो धातु का क्लोराइड हो तो चाहे धातु का ऑक्साइड हो तो अगर वो धातु अधिक क्रियाशील है तो वैद्युत अपघटन आप करेंगे ना तो उससे धातु प्राप्त हो जाएगा। अब मान लीजिए कि एक और एग्जांपल हम आपको यहाँ पे देते हैं, समझिए इसको भी। जैसे Al2O3 है, ये जानते हैं क्या है? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। इस ऑक्साइड को अवकृत करना है यानी इससे ऑक्सीजन को बाहर निकाल देना है, तो इसको भी द्रवित अवस्था में बदलकर और इसका वैद्युत अपघटन करेंगे। तो जब इसका वैद्युत अपघटन किया जाएगा तो इसमें भी ये देखा जाएगा कि एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चूंकि 2,8,3 होता है, परमाणु संख्या 13 होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करना पड़ता है। चूंकि एल्यूमिनियम का यहाँ पे 2 परमाणु है, ठीक है, और ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो 3+ यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा और ये कैथोड पर मुक्त हो जाएगा एल्यूमिनियम धातु। और फिर ये जो ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन का 3 परमाणु यहाँ भी है, तो ऑक्सीजन गैस ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ता है, ठीक है, तो 2- यहाँ पे लिखेंगे और ये एनोड पर जो है मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार वैद्युत अपघटन करके अधिक क्रियाशील धातु का अवकरण किया जाता है, उसे ऑक्सीजन को आप निष्कासित कर सकते हैं और उसको धातु के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस प्रकार धातुओं के ऑक्साइड से धातुओं की प्राप्ति होती है। तो देखिए अयस्कों की सहायता से सबसे पहले हम आपको बताएं कि अयस्कों का सांद्रण करें, सांद्रित करने के बाद उसको धातु के ऑक्साइड के रूप में बदले, फिर धातु के ऑक्साइड को अवकृत करके उससे धातु को प्राप्त कर ले। तो धातुओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही धातु कर्म कहा जाता है। तो धातु कर्म के अंतर्गत आने वाले जो मेन प्रोसेस है उसके बारे में हम आपको समझा दिए। तो देखिए इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ प्रमुख एग्जाम्पल्स के बारे में, कुछ प्रमुख धातुओं के बारे में कि उसके अयस्क से उस धातु को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दैट मीन्स हम एग्जाम्पल्स को ही समझेंगे अगले क्लास में।